नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष में बौखलाहट की स्थिति पैदा हो गई है। विपक्ष इतना ज्यादा बौखला गया है कि विपक्ष अपनी जो भी रणनीति बना रहा है, सारी रणनीति विपक्ष की फेल होती जा रही है। एक तरफ आज विपक्ष की बैठक बुलाई गई थी, पर आज इस बैठक को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि एक भी नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वही बताया तो ये जा रहा है कि अगली मीटिंग 17 तारीख को होगी, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि संसद में भी हंगामा किया जा रहा है। तमाम बड़े विपक्ष के नेताओं की तरफ से ऊल जलूल आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो कभी कल ही देखा हमने कि डीएम की सांसद सेंथिल कुमार की तरफ से किस तरह का अपशब्द इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने माफी तो आज संसद में मांग ली। बीजेपी ने आज जमकर विरोध भी किया था संसद के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आज तो सेंथिल कुमार ने माफी मांग ली, लेकिन क्या माफी मांगने से काम चल पाएगा क्या? देखिए, इसकी सजा माफी नहीं है। अगर तुम कुछ उटपटांग बोल के और उसके बाद सिर्फ माफी मांग लेते हो, तो क्या सरकार, सत्ता, शासन और जनता को उसे माफ कर देना चाहिए? उसने क्या कहा कि गोमूत्र स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, साउथ इंडिया में नहीं जीत सकती है। पहली बात तो सेंथिल कुमार को समझना चाहिए कि जिस संसद में वो आता है वो गोमूत्र स्टेट में ही है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की सत्ता ये गोमूत्र स्टेट से ही होकर गुजरती है। इन जिस साउथ इंडिया की बात करते हैं कि तमिलनाडु में, केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, हालांकि ये भूल गए कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन लोगों की कोई औकात नहीं है। कांग्रेस के पास 1-2 सीटें साउथ इंडिया के कुछ स्टेट में हैं, लेकिन फिर भी ये कम से कम जान ले कि 20 सीटें केरल में, 39 सीटें तमिलनाडु में, 13 सीटें तेलंगाना में, ये जो सारे के सारे जिन स्टेट्स का नाम सेंथिल कुमार ने लिया है, वो सारे मिलकर 100 सीट लोकसभा की कवर करते हैं। और यहां उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 स्टेट की बात करें तो 2 ही स्टेट जो है वो 120 सीट कवर करता है। तो साउथ इंडिया के 5 राज्य से ये जितना भी जोड़ लगा लेंगे, दिल्ली की सत्ता नहीं मिलने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इन गोमूत्र स्टेट वाले मान रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो मोदी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और असीमित समय तक, अनलिमिटेड टाइम तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। इन गोमूत्र स्टेट वाले अगर उन्हें प्यार करते हैं तो। जो ये बकवास वाली बातें करता है ये डीएमके के लोग, इनको लगता है कि हिंदुत्व की बात केवल नॉर्थ इंडिया में की जा सकती है, इन स्टेट में की जा सकती है, लेकिन ये भूल रहा है कि डीएमके का ये घमंड, स्टालिन का पूरा कुनबा खत्म होने वाला है। ये क्यों बौखलाया हुआ है? आखिरकार डीएमके की परेशानी क्या है, स्टालिन के पूरे कुनबे की परेशानी क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव का कोई प्रभाव नहीं है। यहां पर किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, उससे तमिलनाडु का चुनाव पहले कभी भी प्रभावित नहीं होता रहा। लेकिन इस बीच डीएमके क्यों परेशान है? क्योंकि अब तमिलनाडु में भी वही मुद्दे चल रहे हैं, विकास, परिवारवाद का मुद्दा और तीसरा हिंदुत्व का मुद्दा। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच क्या क्या मुद्दे उठाए और कांग्रेस की तरफ से इन राज्यों में क्या मुद्दे उठाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा विकास है, डेवलपमेंट। उन लोगों का विकास जो कि दबे हुए रहे हैं अब तक, कुछ लोगों का विकास नहीं। दूसरा परिवारवाद, और ये जो तमिलनाडु की राजनीति में स्टालिन है, ये परिवारवाद का सबसे बड़ा वहां पर एक उदाहरण देखा जा सकता है। ये डीएमके में जितने नेता हैं सब परिवारवादी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद ये किसके पास जाता है? पार्टी डीएमके क्या करुणानिधि के परिवार से बाहर जा सकता है? एक कन्निमोझी, एमके स्टालिन, एमके अलागिरी, ये सारे के सारे परिवार वाले, अब स्टालिन ने अपने जो सो कॉल्ड स्टार बेटे, जो कि फिल्मों में काम करता था, उसे राजनीति में लाया, मंत्री बनाया,
उदयनिधि स्टालिन, ये पूरा का पूरा परिवारवादी पार्टी है। लेकिन अभी जो वहां पर बीच में इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों को भरमाया, द्रविड़ कल्चर कह के, और द्रविडियन पीपुल इन लोगों को बोल बोल के भरमाते रहा, इसीलिए अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ जिसके कारण स्टालिन परेशान है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी में एक नेता शामिल होता है, के अन्नामलई। ये तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आईपीएस अधिकारी रहते हुए बड़ी भूमिका निभाई क्राइम को कंट्रोल करने में। साउथ इंडिया में या तमिलनाडु में इन्हें सिंघम नाम दिया गया था। रेप की घटना हुई, तत्काल इतना जोरदार एक्शन लिया कि उसके परिवार वाले ये भूल गए कि हमें इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। यह सरकार की कामयाबी नहीं थी, यह अन्नामलई की कामयाबी थी। हेलमेट के लिए या फिर वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इनको लगा कि सिर्फ यहां पर प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। ये सत्ता में बैठे हुए तमिलनाडु के लोग, चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके हो, इन दोनों की मिलीभगत के कारण यहां के लोग भुगत रहे हैं। राजनीति में आना पड़ेगा। मात्र 11-12 महीना हुआ है, एक साल से कुछ ज्यादा समय राजनीति में आए हुए। 2020 के लास्ट में वो नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और इतनी कम उम्र में, 36-37 साल की उम्र है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अन्नामलई अभी साउथ के योगी कहे जाते हैं इतने समय से ही, क्योंकि वो पद यात्रा कर रहे हैं। परेशानी डीएमके के तो है ही, लेकिन डीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जिसके साथ गठबंधन है एआईएडीएमके, जब उसे लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहां आधार बढ़ा रही है तो कहीं ये महाराष्ट्र की तरह ना हो जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में उस समय बाला साहब ठाकरे बड़े नेता हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी थी, वहां पर प्रमोद महाजन जाते थे नेगोशिएशन करने के लिए, हमें 15 सीट दे दो, 20 सीट दे दो। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल उसी तरह रहते थे कि हमें बस केवल 15 सीट देंगे, 10 सीट देंगे, 40-50 सीट नहीं देंगे। धीरे धीरे स्थितियां क्या हुई, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, छोटे भाई की भूमिका में शिवसेना आ गई। यही स्थिति एआईडीएमके को लगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी जैसे आधार बढ़ा रही है, के अन्नामलई पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, लोगों का जन समुदाय उनके पीछे पीछे चल रहा है, इतनी पॉपुलैरिटी उनकी है और भारतीय जनता पार्टी की। एआईडीएमके ने अन्नामलई के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को कई शिकायतें की, गठबंधन भी तोड़ लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अन्नामलई को नहीं हटाया। आज स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, एआईएडीएमके के कम से कम 7-8 नेताओं के ऊपर केस किया गया है डीएम की सरकार के तरफ से। और केस का आधार क्या है? आधार यही है कि इन लोगों ने उदयनिधि स्टालिन के उस बयान के बाद कि सनातन को खत्म किया जाना चाहिए, इन लोगों ने अलग अलग अभियान चलाया। यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात नहीं है, एआईएडीएमके ने अभियान चलाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि स्टालिन को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सनातन को खत्म करना चाहता है, तो इसको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। आज क्यों फटकार लगा रहे हैं सेंथिल कुमार को? बस यही कारण है कि जब ये मामला चला तमिलनाडु के अंदर, वहां के हिंदुओं को भी लगा कि ये सब मिलजुल कर यहां क्रिश्चियनिटी फैला रहा है, हिंदुत्व को धोखा दे रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू बना रहता है। और यही वजह है कि पहले एआईएडीएमके के नेताओं पर केस दर्ज किया कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें चाहिए कि ये हिंदू हमारे साथ रहें, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने लगा। लेकिन अब समस्या स्टालिन की क्या हो गई, इन जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें एक बड़ा मुद्दा तो हिंदुत्व रहा ही है, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह पर हिंदुत्व एक फैक्टर था। और दूसरी तरफ विपक्ष यानी राहुल गांधी ने जो जो मुद्दे उठाए, 3 मुद्दे इनके पास बड़े थे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, और दूसरा अडानी अंबानी जैसे लोग बिजनेसमैन हैं जो कि सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी हैं,
और तीसरा कि जितना भी हो सके पीएम मोदी की आलोचना करो, चाहे उसके लिए बदतमीज ही क्यों ना होना पड़े। ये तीनों का तीनों मुद्दा धाराशायी हो गया। लोगों ने बताया जातियों में अब नहीं बटेंगे। लोगों ने बताया पीएम मोदी के खिलाफ बदतमीजी वाले बयान नहीं देना है। लोगों ने बताया कि ये जो तुम बार बार बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सरकारें जब थी तो ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाई है और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच बैलेंस बनाने के लिए सरकार वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को अपने साथ रखती है। जब वेलफेयर स्टेट है और सोसाइटी कैपिटलिस्ट होती जा रही है तो बिजनेसमैन ही हमें रोजगार देंगे, सरकार सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। अब इस मामले में राहुल गांधी कभी भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लोग कनेक्ट नहीं हुए। अब साउथ इंडिया के इन स्टेट्स में भी लग रहा है कि हिंदुत्व जब नॉर्थ इंडिया के इन स्टेट्स में चल सकता है तो यहां भी चल सकता है। उसी के खिलाफ ये लोग भारतीय जनता पार्टी, AIADMK सबके नेताओं पर केस दर्ज कर रहा है। स्टालिन को लगा कि जिस तरीके से हमें हमारी छवि खराब हुई है, ये हिंदुत्व के खिलाफ बोलने पर, सनातन को खत्म करने की बात करने पर, इसमें तो अब हम ही फंसते नजर आ रहे हैं। मतलब DMK का जो घमंड है, ईगो है, जो दिख रहा है इन नेताओं का, वो अब धाराशायी होगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी हिंदू एक हो रहे हैं। ये जो OBC दलित करके उन लोगों को काट के रखा कि द्रविड़ प्रदेश में इन लोगों को जातियों के आधार पर बांटने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि वहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ब्राह्मण इन लोगों को परेशान करते हैं। अब वो मुद्दा नहीं है, इसलिए DMK को सबक मिल गई है। ये माफी जो मांगा है, ये दिल से माफी नहीं मांगा, या फिर स्टालिन अपने मन से इसको नहीं फटकार रहा, बल्कि ये दोनों उसी तरीके से कर रहा है जैसे कांग्रेस 70 सालों तक ऊपर ऊपर दिखाती रही, अंदर कॉन्स्पिरेसी करती रही, जातियों में बांट के हिंदुओं को दबाने की। तो आज वो मामला आ गया है। अब इसके बाद जिस तरीके से एग्रेसिव हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएम मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने कहा कि तुम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, संसद से लेकर बाहर तक इनको औकात दिखाओ। ये माफी इसलिए मांगा गया है। तो इस गुस्से से ये लोग परेशान हुए हैं, कांपने लगे हैं, डर है, और इसीलिए मजबूरी में ये माफी मांग रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो अब बैकफुट पर आ गया है। कल ही सेंथिल कुमार की तरफ से बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की जीत गोमूत्र वाले राज्यों में ही हुई है, जिसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से आज किया गया। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और संसद की शुरुआत में ही बीजेपी के नेताओं ने माफी मांगो के नारे लगाए। कुल मिलाकर बैकफुट पर आती विपक्ष ने अब सेंथिल कुमार ने लोकसभा में माफी मांग ली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।